अकलीमा ने चिंता व्यक्त की। अगर ये 4 लोग भी उन्हीं के लश्कर के हैं तो क्या वे भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे? मेरे दिल में अंदेशे हैं। सईद ने शांत करते हुए कहा, भाई साहब, ये 4 लोग बनु अब्बास के दुश्मन नहीं हैं। आप सुरक्षित हैं। रमला और कुलसूम ने राहत की सांस ली। अकलीमा ने भरोसा पाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। अब हम खाना तैयार करेंगे। सईद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपने काम में लग जाएं। सालिम बिन तमाज और अदी बिन उमैर ने मोहम्मद बिन अशद और उनके साथियों को सराय के अंदर सुरक्षित जगह पर बैठाया। सर्द हवाओं और बर्फबारी के बीच सराय में हलचल कम नहीं हुई, लेकिन अब माहौल में सुरक्षा और भरोसा का संकेत था। सराय के अंदर अब आग की आंच तेज हो चुकी थी। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन भीतर हालात की गर्मी हर दिल को बेचैन किए हुए थी। मोहम्मद बिन अशद अपने साथियों रूह बिन हातिम, शबीब बिन रवा और हरब बिन कैस के साथ बैठा था। चारों की आंखों में सतर्कता थी, जैसे हर आहट को तौल रहे हों। अदी बिन उमैर ने गहरी सांस ली और उदास लहजे में कहा, यह हमारी बदकिस्मती है कि मुसलमान का खून बहा रहे हैं। बनु अब्बास ने सिर्फ इक्तदार की खातिर हजारों जानें कुर्बान कर दी। मोहम्मद बिन अशद ने ठंडी मगर मजबूत आवाज में जवाब दिया, यह दौर फितनों का है अदी, मगर हर अंधेरी रात के बाद सवेरा भी आता है। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर मोहम्मद बिन अशद ने सवाल किया, मरवान बिन मोहम्मद की बेटी अकलीमा आखिर आपके यहाँ क्यों आई? क्या आप उसे पहले से जानते थे? अदी बिन उमैर की आंखें अतीत में खो गईं। हम पहले हरान में रहते थे, वहीं मरवान बिन मोहम्मद से मुलाकात हुई। लोग उसे मरवान उल हिमार कहते थे, मगर वह मेहनती और सब्र वाला इंसान था। उसकी खिलाफत का हर दिन लड़ाइयों में बीता। उसे चैन नसीब नहीं हुआ। सराय के बाहर बर्फ और तेज हो गई थी। भीतर इतिहास की ठंडी सच्चाइयां सुनाई दे रही थीं। उधर सालिम बिन तमाज का बेटा सईद बिन सालिम अपनी हवेली पहुंच चुका था। उसने तहखाने का दरवाजा खोला। वहां अकलीमा बैठी थी, बुखार में तपती हुई, मगर आंखों में शान और सब्र का समंदर। रमला और कुलसूम उसके पास थीं। सईद ने पूरे इत्मीनान से कहा, आप ही, डरने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हें पकड़ने आए थे वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत के लिए 4 ऐसे लोग भेजे हैं जो फरिश्तों से कम नहीं। अकलीमा फिर भी सशंकित थी। मेरे दुश्मन बहुत हैं सईद। अबू मुस्लिम खुरासानी, उसका वजीर मालिक बिन हैसम, मैं कैसे यकीन कर लूं? सईद ने पूरे भरोसे से कहा, इनका सरदार मोहम्मद बिन अशद है। वह बनु उमैया का दुश्मन नहीं, उसके बाप और चाचा दोनों ने इसी आग में जान दी है। अकलीमा ने लंबी सांस ली। अगर ऐसा है तो शायद अल्लाह ने अब भी मेरे लिए कोई रास्ता रखा है। रमला ने नरमी से कहा, बेटी हिम्मत रखो, आज हमारे घर मेहमान हैं, उनके लिए खाना बनाना सवाब है। धीरे धीरे अकलीमा ने हामी भरी। तीनों औरतें खाना तैयार करने लगी, जबकि बाहर सराय में मोहम्मद बिन अशद आने वाले तूफानों पर सोच रहा था। कुछ देर बाद सालिम बिन तमाज ने सराय में कहा, खाना तैयार हो रहा है, आज आप हमारे मेहमान हैं। मोहम्मद बिन अशद ने इनकार करना चाहा, मगर सालिम की मोहब्बत के आगे झुक गया। अदी बिन उमैर ने भर्राई आवाज में कहा, अगर यह आग यूं ही जलती रही तो इस उम्मत का क्या होगा? मोहम्मद बिन अशद ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, जब तक जुल्म है तब तक मुकाबला भी रहेगा, और जब तक मुकाबला है उम्मीद जिंदा है। बर्फबारी के उस सन्नाटे में सराय के भीतर इतिहास का एक और मोड़ आकार ले रहा था। अकलीमा की तकदीर, मोहम्मद बिन अशद का इंतकाम और आने वाली जंग सब एक ही राह पर बढ़ रहे थे। अदी बिन उमैर ने गहरी सांस ली, जैसे बीते हुए बरसों की थकान एक ही लम्हे में उसकी आवाज में उतर आई हो। सराय में बैठे सब लोग खामोशी से उसकी तरफ देख रहे थे। आग की लपटें दीवारों पर थरथरा रही थीं और बाहर बर्फबारी की सरसराहट इतिहास के किसी पुराने जख्म की तरह सुनाई दे रही थी। अदी बिन उमैर ने कहना शुरू किया, मरवान बिन मोहम्मद सिर्फ एक सख्त मिजाज हुक्मरान नहीं था, बल्कि वह सब्र, हिम्मत और सियासत का ऐसा मेल था जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। जब वह खलीफा बना तो उसने दमिश्क को छोड़कर हरान को अपनी राजधानी बनाया। वहीं उससे हमारी मुलाकात हुई थी।
उसकी आवाज में एक अजीब सा अफसोस था। मरवान बिन मोहम्मद इतना नेक दिल था कि उसने अपने ही पेश रव खलीफा इब्राहिम, जिसे मजूल कर दिया गया था, को अपने पास बुलाया, उसका वजीफा मुकर्रर किया और इज्जत के साथ रखा। अगर उसके अपने ही खानदान ने उसकी मुखालफत न की होती तो यकीन मानो बनु अब्बास की उठती हुई आंधी को वह वहीं दबा देता। सराय में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह वह बयान था जो अक्सर इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। अदी बिन उमैर ने बात जारी रखी। हरान में कयाम के दौरान मरवान सल्तनत के बिगड़े हालात सुधारने में मसरूफ था कि उसे खबर मिली अहले होमस बगावत पर आमादा हैं। अरब कबीलों के जवान उनके साथ मिल चुके हैं। जैसे ही यह खबर पहुंची, मरवान ने देर नहीं की। वह अपने लश्कर के साथ होमस की तरफ रवाना हुआ। उसके अजीज इब्राहिम और सुलेमान भी उसके हमराह थे। 3 शब की मुसलसल सफर के बाद जब वह होमस पहुंचा तो देखा कि शहर के दरवाजे बंद हैं। मरवान के हुक्म पर मुनादी हुई, तुमने अमीर उल मोमिनीन की बैत क्यों तोड़ी? शहर वालों का जवाब हैरतंगेज था, हमने बैत नहीं तोड़ी। अगर अमीर उल मोमिनीन खुद आए हैं तो हम दरवाजे खोल देते हैं। दरवाजे खुले। मरवान अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हुआ, लेकिन यही वह लम्हा था जहां धोखे ने अपना असली चेहरा दिखाया। जैसे ही मरवान अंदर पहुंचा, हर तरफ से हमले शुरू हो गए। अदी बिन उमैर की आवाज भारी हो गई। मरवान ने पीछे हटना नहीं सीखा था। वह खुद शहर के दरवाजे पर चढ़ गया, तलवार हाथ में ली और दुश्मनों पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में बगावत कुचल दी गई। होमस की शहरपनाह को 300 गज तक गिरा दिया गया। अहले शहर से दोबारा बैत ली गई। इन वाकयात से साफ जाहिर होता है, अदी ने कहा, कि मरवान बिन मोहम्मद बगावत और सरकशी को जड़ से उखाड़ फेंकने का हौसला रखता था। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। मरवान अभी होमस में ही था कि एक और बुरी खबर पहुंची। यजीद बिन खालिद कसरी को कुछ बागियों ने सरदार बना लिया था। दमिश्क पर हमला हो चुका था। वाली दमिश्क मुहासरे में था। मरवान ने फौरन होमस से 100,000 का लश्कर दमिश्क की मदद के लिए भेज दिया। उसके पास मौजूद फौज कम हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं। जब यह लश्कर दमिश्क पहुंचा तो अंदर से पहले से मौजूद फौज और बाहर से नए लश्कर ने एक साथ हमला किया। बागी टिक न सके। यजीद बिन खालिद कसरी मारा गया। उसका सर काटकर मरवान के पास भेजा गया। सराय में एक सिहरन दौड़ गई। अदी बिन उमैर ने सिर झुका लिया, और यह तो अभी शुरुआत थी। अदी बिन उमैर ने बात वहीं से आगे बढ़ाई जहां होमस और दमिश्क की बगावतों की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। उसकी आवाज में अब थकान कम और तजुर्बा ज्यादा झलक रहा था। होमस और दमिश्क की बगावतें अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि तीसरी खबर ने मरवान बिन मोहम्मद को फिर बेचैन कर दिया। इस बार आग फलस्तीन में भड़क चुकी थी। साबित बिन नईम ने अहले फलस्तीन को जमा कर लिया था और तबरिया का मुहासरा कर लिया गया था। उस वक़्त तबरिया में मरवान की तरफ से वलीद बिन मुआविया बिन मरवान बिन हकम वाली था। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। मरवान बिन मोहम्मद ने देर नहीं की। उसने अपने एक भरोसेमंद सालार को लश्कर देकर बगावत दबाने के लिए रवाना कर दिया। तबरिया के बाहर अदी बिन उमैर ने कहा, अहले शहर और बागियों ने मिलकर मुकाबला किया, मगर मरवान के लश्कर ने उन्हें ऐसी शिकस्त दी कि उनके हौसले टूट गए। साबित बिन नईम के 3 बेटे गिरफ्तार कर लिए गए और मरवान के पास भेज दिए गए। बाद में साबित बिन नईम खुद भी पकड़ा गया और मरवान के सामने लाया गया। फलस्तीन की हुकूमत इब्ने अब्दुल अजीज कनान के सुपुर्द कर दी गई। अदी बिन उमैर कुछ पल रुका, जैसे यादों की गठरी खोल रहा हो, फिर बोला, इन तमाम बगावतों से फारिग होकर मरवान बिन मोहम्मद ने दीर अयूब में अपने बेटों अब्दुल्ला और उबैदुल्लाह की वली अहदी की बैत ली और उन्हें हाशिम के खानदान की लड़कियों से ब्याह दिया, लेकिन सुकून फिर भी नसीब न हुआ। इसी दौरान तिरम के लोगों ने इस्लामी सल्तनत से बगावत कर दी और अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। मरवान खुद लश्कर लेकर तिरम की तरफ रवाना हुआ। उसका हमला इतना जोरदार था कि तिरम के बागियों को बैत और इताअत कबूल करनी पड़ी। मगर जैसे ही यह बगावत दबाई गई, एक और आग भड़क उठी। इराक में, अदी ने कहा, जिहाक शबानी खारिज ने सर उठाया और पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया।
मरवान ने यजीद बिन उमर बिन जुबैरा को लश्कर देकर रवाना किया। इसी दौरान बनु उमैया के खानदान के अंदर से एक नई साजिश जन्म ले चुकी थी। सुलेमान बिन हशाल एक महत्वाकांक्षी शख्स ने खलीलाफत का ख्वाब देखना शुरू कर दिया था। मरवान बिन यजीद ने उमर बिन जुबैरा के साथ लश्कर रवाना किया था। उसी लश्कर का एक हिस्सा रसाहा में अलग हो गया और सुलेमान बिन हशाल के पास पहुंच गया। उन्होंने उससे कहा, आप खिलाफत कबूल कर लें, मरवान बिन मोहम्मद की जगह आप मुसलमानों के खलीफा बने। सुलेमान ने यह पेशकश कबूल कर ली। उसने कसरी पहुंचकर अहले शाम को खत लिखे और अपनी खलीलाफत की दावत दी। चारों तरफ से लोग उसकी तरफ खींचने लगे। एक बड़ा लश्कर उसके इर्द गिर्द जमा हो गया। जब यह खबर मरवान बिन मोहम्मद तक पहुंची तो उसने यजीद बिन उमर बिन जुबैरा को एक जगह ठहरने का हुक्म दिया और खुद सुलेमान के मुकाबले के लिए निकल पड़ा। कसरी के करीब नाव के मुकाम पर दोनों लश्कर आमने सामने हो गए। अदी बिन उमैर की आंखों में चमक आ गई। मरवान बिन मोहम्मद जंग का ऐसा माहिर, ऐसा बेहतरीन सालार और तलवारबाज था कि लश्कर की कमी के बावजूद उसने सुलेमान बिन हशाल को बदतर शिकस्त दी। सुलेमान के कई सालार मारे गए। उसका बेटा और खानदान का एक और अहम शख्स मैदान जंग में कत्ल हुआ। खुद सुलेमान भागकर फिर होमस पहुंचा और शहर अपनाह को मजबूत करने लगा। मरवान ने उसे मोहल्लत न दी। वह लश्कर लेकर फिर होमस पहुंचा। शहर के बाहर एक और जबरदस्त जंग हुई। सुलेमान शहर के अंदर घुस गया और मुहासरा सहने का फैसला किया। होमस का मुहासरा पूरे 10 महीने जारी रहा। 80 मंजनीक शहर पर पत्थर बरसाती रहीं। आखिरकार अहले होमस ने अमान तलब की। सुलेमान भागकर तिरम की तरफ निकल गया। अदी बिन उमैर ने गहरी सांस ली। होमस से फारिग होकर मरवान ने कूफा की बगावत की तरफ तवज्जो दी, मगर वहां भी जिहाक खारिज बार सर उठा रहा था। हर बार यजीद बिन उमर बिन जुबैरा ने उसे शिकस्त दी। खारिजी कई मर्तबा उठे और हर मर्तबा कुचल दिए गए। इन्हीं हालात में मरवान ने नसर बिन सैयार को खुरासान का गवर्नर बनाकर भेजा और यहीं से अदी बिन उमैर ने आवाज़ धीमी की। तारीख का रुख बदलने लगता है, क्योंकि खुरासान में अब सिर्फ बनु उमैया की हुकूमत नहीं थी। वहाँ एक दूसरी छुपी हुई ताकत सांस ले रही थी, अब्बासी तहरीक। अदी बिन उमैर ने अपनी बात वहीं से आगे बढ़ाई जहाँ खुरासान का जिक्र छिड़ा था। उसकी आवाज़ अब और भी संजीदा हो चुकी थी, जैसे उसे खुद भी अंदाज़ा हो कि अब जो कुछ बयान होने वाला है वही इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। जब नसर बिन सैयार खुरासान पहुंचा, अदी ने कहा, तो वहाँ हालात बहुत पेचीदा हो चुके थे। बाहर से देखने में बनु उमैया की हुकूमत कायम थी, मगर अंदर ही अंदर एक और ताकत जड़ें जमा चुकी थी। वह ताकत थी अब्बासी तहरीक। इस तहरीक की बुनियाद बहुत पहले पड़ चुकी थी। अदी बिन उमैर ने बताया कि अबू हाशिम अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन हनफिया, जो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब के पोते थे, दिल ही दिल में बनु उमैया की हुकूमत से नाखुश रहते थे। वह खुली बगावत के कायल नहीं थे, बल्कि खामोशी से अपने भरोसेमंद लोगों को अपने ख्यालात से आगाह करते रहते थे। इराक, हिजाज और खुरासान, हर जगह उनके कुछ हम ख्याल मौजूद थे। दूसरी तरफ एक और शख्स मैदान में उतर चुका था, मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास। वह खुलकर बनु उमैया की हुकूमत मिटाकर बनु अब्बास की खिलाफत कायम करना चाहता था। किस्मत का अजीब खेल देखिए। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दौर में अबू हाशिम दमिश्क गए। वापसी में वह हमीमा के इलाके में बलका के मकाम पर मोहम्मद बिन अली के पास ठहरे। वहीं बीमार पड़े और वहीं उनका इंतकाल हो गया। मरते वक्त उन्होंने मोहम्मद बिन अली को वसीयत की, तुम खिलाफत इस्लामिया को हासिल करने की कोशिश करो। अदी बिन उमैर ने कहा,